Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are fine and doing great. In this video, we will discuss CSS empathy with details. First question is CORCOM stands for CORCOM stand करता है जी कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। इसका पहले नाम था फार्मर जो नेम था जिसका वो कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन था, जो कि 1968 में ये सेटअप हुई थी और इसको फिर 1973 में चेंज करके कैरकॉम रखा गया ट्रीटी ऑफ चौग्राम्स के तहत। और इसमें 20 नेशंस हैं, 15 फुल मेंबर और 5 एसोसिएटेड मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बी का स्टैंड फॉर, तो बी का मतलब होता है जी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच नेशन होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग टॉप इन्वेस्टर इन अफ्रीका बाय 2023। 2023 तक अफ्रीका में जो टॉप इन्वेस्टर था वो चाइना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन कनेक्टिंग द अरेबियन सी टू पर्शियन गल्फ passes through Pakistan and is vital for international trade। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स है जो कि पाकिस्तान के पास से गुजरती है, पाकिस्तान में से गुजरती है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंतहाई अहम लेन है। ठीक है, और ये किसको जोड़ती है? अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ के साथ मुझे कनेक्ट करती है। और स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है जो कि दो लैंड मासेस को आप सेपरेट करती है, जबकि दो जो सीज होते हैं, जो दो वाटर बॉडीज होते हैं उनको कनेक्ट करती है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। सवाल आता है कि मैक्सिमम ट्रेड किस स्ट्रेट के तहत होती है? तो मलाक्का स्ट्रेट है, जिसको हम लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसके थ्रू मैक्सिमम 80% ऑलमोस्ट 80% ट्रेड जो है ना वो मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू होती है। और मलाक्का स्ट्रेट आपने याद रखना है मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में वाक़ है। और ये दो वाटर बॉडीज़ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करती है और दो लैंड मासेस यानी मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करती है। अगर बीजिया स्ट्रेट पूछता है तो वो डोवर स्ट्रेट है जो कि फ्रांस और यूके को सेपरेट करती है। ठीक है, इसके अलावा यह है कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के बारे में सवाल आता है, तो ये ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा उसके साथ कनेक्ट करती है और यूरोप और एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनको ये सेपरेट करती है। जो स्टेट के बारे में पूछा जाता है तो जो स्टेट आपने याद रखनी है मलेशिया और सिंगापुर को आपस में सेपरेट करती है। और जो मशहूर लेटेस्ट पेपर में पूछी गई है वो है कि स्टेट ऑफ मसीना। स्टेट ऑफ मसीना आपने याद रखना है इटली को सिसिली से सेपरेट करती है। इटली को सिसिली के साथ कौन सी स्टेट सेपरेट करती है? तो वो आपने याद रखना स्टेट ऑफ मसीना है। नेक्स्ट है कि बाबुल मंदीब स्टेट के बारे में पूछा जाता है, तो एशिया और अफ्रीका को आपस में सेपरेट करती है। ठीक है, और रेड सी को पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट करती है, तो उसको बाबुल मंदीब स्टेट कहते हैं, जिसको इसको मशहूर नाम है गेट्स ऑफ टीयर्स भी कहते हैं, इसको गेट्स ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पूछता है कि पाल्क स्ट्रेट कहाँ पे है? तो आपने याद रखा इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में पाल्क स्ट्रेट वाक़ है। और फिर सवाल आता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उसके बारे में वो पूछता है, तो आपने याद रखना है मोरक्को और स्पेन को आपस में सेपरेट करती है, जबकि मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को आपने याद रखना है पिलर ऑफ हरक्यूल्स भी कहते हैं। पिलर ऑफ हरक्यूल्स का सवाल आ जाता है कि किस स्ट्रेट को कहते हैं, तो आपने याद रखना है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन 2011 रिजल्टेड द डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान। तो कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन था 2011 में जिसके नतीजा में ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में डेथ होती है? तो आपने याद रखना है ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। उस वक्त ऑपरेशन किया गया था यूएस मिलिट्री की तरफ से 2011 में। एक तो डेट आपने याद रखनी है कब किया गया, 2011 में। तो ओसामा बिन लादेन की डेथ कब होती है अगर ये सवाल आ जाए, तो वो भी 2011 में। और ऑपरेशन कौन सा था? तो ऑपरेशन आपने याद रखना है ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। अब और ऑपरेशन जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के बारे में पूछा जाता है, ये किसकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था? तो आपने याद रखना है बेनज़ीर की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था और 1989 में डेट भी याद रखनी है। फिर ऑपरेशन क्लीन अप पूछा जाता है, तो 1992 में किया गया।
इसको ब्लू ऑपरेशन ब्लू फॉक्स भी कहते हैं। ये भी 1992 में किया गया और अगेंस्ट बेनज़ीर गवर्नमेंट, तो बेनज़ीर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किया गया था नवाज शरीफ की तरफ से। फिर ऑपरेशन ऑफ सनराइज़ के बारे में बड़ा मशहूर ऑपरेशन है, 2007 में किया गया और ये लाल मस्जिद ऑपरेशन के नाम से मशहूर है, ठीक है। और ये जुलाई 2011 में परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू करवाया था। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो थे वो शौकत अजीज़ थे। नेक्स्ट ऑपरेशन पूछा जाता, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, ये 2001 से 2002 के दरमियान में किया गया और यूएस मिलिट्री गवर्नमेंट ने ये अफ़गानिस्तान और लार्ज स्केल ग्लोबल टेररिज्म के लिए स्टार्ट किया था। उसको ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम कहते हैं। ऑपरेशन अलमिज़ान 2002 से 2006 के दरमियान में किया गया और नॉर्थ वजिरिस्तान में किया गया। आपने याद रखना है 2002 में ये स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन राह निजात 2007 में स्टार्ट किया गया था और ये ऑपरेशन भी तालिबान के ख़िलाफ़ था और साउथ वजिरिस्तान में ये ऑपरेशन किया गया। एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाती है तो 19 जून 2000, ठीक है, 2007 में ये मतलब स्टार्ट किया गया है और दोबारा इसको जी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ज़रबयास 2014 में किया गया और ये ऑपरेशन जो था ये भी तालिबान के ख़िलाफ़ था और ये ऑपरेशन भी जो तालिबान है और मुख्तलिफ जिहादी मूवमेंट है उनके ख़िलाफ़ किया गया था जून 15, 2014 में नॉर्थ वजिरिस्तान में। फिर नेक्स्ट है कि बैटल ऑफ सवात किसे कहते हैं, उसे राय हक को हम बैटल ऑफ सवात भी कहते हैं। ये फर्स्ट बैटल ऑफ सवात है। ये भी ऑपरेशन तालिबान के ख़िलाफ़ किया गया था और 2007 में किया गया था और 25 अक्टूबर 2007 में स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद लेटेस्ट ऑपरेशन है, जो लास्ट टाइम ऑपरेशन किया गया था उसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद कहते हैं, जो कि टेररिस्ट के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में किया गया था 22 फरवरी 2017 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड द सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ना वो काराकोरम माउंटेन रेंज में वाक़ है और सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ पूछी जाती है तो 76 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन 2017 पाकिस्तान बिकेम ए फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी पर्पस आपने याद रखना, टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी इन रशिया, ठीक है। रशिया और चाइना में और उसके गिरदोनवा में क्या करना था, रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना था और स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करना था। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपने हिस्ट्री याद रखनी है कि ये 1996 में G5 के नाम से बनी थी, बाद में इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया जून 2001 में, ठीक है। और जो पाकिस्तान और इंडिया ने जून 2017 में इसको ज्वाइन किया था और लेटेस्ट अगर मेंबर पूछा जाए तो जुलाई 2023 में ईरान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। अब इसके टोटल मेंबर्स की तादाद पूछी जाती है तो वो 8 मेंबर्स हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच पाकिस्तानी डिप्लोमेट सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। तो पाकिस्तान के कौन से डिप्लोमेट हैं जिसने जनरल असम्बली UN की जनरल असम्बली में प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया है, तो वो मिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान है, ठीक है, मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली काम किया है। इसके बारे में हमें याद रखना है कि इनकी पैदाइश होती है 6 फरवरी 1893 को सियालकोट में और इनकी डेथ होती है 1 सितंबर 1985 में। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ये 1926 में ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के ये मेंबर बने थे 1926 में। इसके अलावा ये 1935 में मिनिस्टर ऑफ रेलवे बने थे। अगर सवाल आता है कि फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं तो आपने याद रखना है मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान, पाकिस्तान के पहले
फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि 1947 से लेकर 1954 तक रहे। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असम्बली भी रहे, 1961 से 1972 में जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान भी UNO में रहे हैं 1961 से 64 तक। इसके अलावा सवाल आता है कि पाकिस्तान के कौन से डिप्लोमेट हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्क किया है, तो 1970 से 1973 तक ये कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बतूरा ग्लेशियर मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन। आउटसाइड द पोलर रीजन जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है बतूरा। उसके बारे में पूछा गया कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो आपने याद रखना है 57 किलोमीटर है और ये कराकोरम रेंज में गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। बतूरा कहाँ पे है? कराकोरम रेंज में, गिलगित बल्तिस्तान में। लेंथ कितनी है? 57। अबरूज़ी ग्लेशियर के बारे में पूछा जाए तो आपने याद रखना है ये गिलगित बल्तिस्तान में है और कराकोरम रेंज में वाक़ है। इसको नाम अबरूज़ी क्यों दिया गया, तो ये आपने याद रखना है। इसको प्रिंस ल्यूगी एमिडियो ड्यूक ऑफ अबरूज़ी, एन इटालियन माउंटेनर एंड आर्टिक एक्सप्लोरर हु लीड एन एक्सपीडिशंस टू द कराकोरम माउंटेन, ये इसको ना जब इटालियन माउंटेनर के नाम से अबरूज़ी, जो कि ड्यूक ऑफ अबरूज़ी थे, उनके नाम से इनको अबरूज़ी ग्लेशियर का नाम दिया गया। ठीक है, जिन्होंने 1909 में इसको एक्सप्लोर किया था और ये कराकोरम रेंज में वाक़ है। नेक्स्ट आ जाता है बल्टोरो ग्लेशियर। तो बल्टोरो ग्लेशियर की लेंथ कितनी है? 63 किलोमीटर है। ये भी कराकोरम रेंज में गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। बाइफू ग्लेशियर, एक तो इनके माउंटेन रेंज के बारे में लाजमी सवाल आता है और इनकी लेंथ जो मशहूर है उनकी लेंथ आपने याद रखनी है। सियाचिन की 76 किलोमीटर है, ठीक है, और बल्टोरो की 57 है, जबकि बल्टोरो की 63 किलोमीटर है। और बाइफू की पूछता है तो बाइफू की 67 किलोमीटर है, ठीक है, और ये भी गिलगित बल्तिस्तान में ये वाक़ है और ये भी कराकोरम रेंज में आता है। फिर है बेलाफोंड ग्लेशियर। बेलाफोंड ग्लेशियर सियाचिन रीजन में वाक़ है और कराकोरम रेंज में वाक़ है, ठीक है। गंडोरो ग्लेशियर के बारे में अगर पूछता है तो ये भी आपने याद रखना है, कराकोरम रेंज में वाक़ है। स्पर ग्लेशियर जो है ये भी कराकोरम रेंज में वाक़ है और ये क्या करता है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिस्टम आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन। ये है 49 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्यूटिया ल्यूंगमा ग्लेशियर, ये इसकी जो लेंथ है वो 12 किलोमीटर है, ठीक है, और ये भी गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। रूपल ग्लेशियर के बारे में पूछा जाए तो ये हिमालय रेंज में वाक़ है। रूपल, ये मशहूर सवाल आता है कि रूपल ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो हिमालय रेंज में वाक़ है। नेक्स्ट हमारे पास है विच आइलैंड इज़ नोन एज पाकिस्तान लार्जेस्ट आइलैंड इज समटाइम्स रेफर्ड एज जजीरा हफ्त माउंटेन मीनिंग द आइलैंड ऑफ 7 माउंटेन्स। पाकिस्तान का वो कौन सा आइलैंड है जो कि सबसे बड़ा है और उसको जजीरा हफ्त माउंटेन्स, इसके मानी होते हैं जी 7 पहाड़ों का आइलैंड, वो कौन सा है? तो अस्टोला आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान है, जिसको ना को जजीरा हफ्त माउंटेन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 11, इसमें हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली मस्ट साइन द नोटिस ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस फॉर इट टू बी वैलिड। नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो होती है उसको कामयाब बनाने के लिए कितने मेंबर्स के साइन होना ज़रूरी है? एटलीस्ट 20% मेंबर्स का साइन ज़रूरी होते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि पाकिस्तान पोजीशन ऑन द फिजल मटेरियल कार्ड ऑफ ट्रीटी। फिजल मटेरियल कार्ड ऑफ ट्रीटी में पाकिस्तान की पोजीशन है उसके बारे में सवाल था। इज़ दैट द प्री एग्जिस्टेंट स्टॉक पाइल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट ऑफ FMCT बिफोर नेगोशिएशन। FMCT का मतलब होता है
फिजिकल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, ठीक है। उसके तहत क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग स्टॉक माइल्स शुड बी इंक्लूडेड। ये स्टॉक प्री एग्जिस्टिंग स्टॉक माइल जो है ना उसको शामिल करना चाहिए इन द ड्राफ्ट ऑफ MCT बिफोर नेगोशिएशन, यानी नेगोशिएशन से पहले। नेक्स्ट है एज ऑफ 2023 पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन द रोस्टर ऑफ FATF। तो रोस्टर ऑफ FATF में पाकिस्तान शामिल है 2023 में, तो वाइट लिस्ट में ये शामिल है। अब FATF के बारे में सवाल आता है कि FATF इज़ द एब्रीविएशन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जुलाई 1989 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। टोटल मेंबर्स की तादाद आपने याद रखनी है 39 है। और रशिया की जो मेंबरशिप है उसको 24 फरवरी 2022 में सस्पेंड किया गया। लेटेस्ट ये पेपर में पूछा गया है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था 2018 में और रिमूव्ड हुआ है जी 21 अक्टूबर 2022 में। ये आम सवाल है कि पाकिस्तान को कब ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया था, तो 21 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 1646 विच लीड टू कम्युनल वायलेंस इन कोलकाता। तो ये कलकत्ता में कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हुआ था, जिसके नतीजे में डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को ऑब्जर्व किया गया, जिसके नतीजे में कलकत्ता में कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हुआ था। अब डे ऑफ डिलीवरेंस के बारे में पूछा जाता है, जिसको हम यौम निजात भी कहते हैं। ये 22 दिसंबर 1939 को ये सेलिब्रेट किया जाता है, जब कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया था, और क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पे बहुत से जुल्म ढाए थे, और बाद में उन्होंने जब रिज़ाइन किया तो उसके नतीजे में कायद आज़म ने कहा था कि डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएं 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट हमारे पास है कि हु रोड द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान विच इज़ सेट ड्यूरिंग द पाकिस्तान ऑफ इंडिया इन 1940। यानी वो कौन सी बुक है जो ट्रेन ऑफ पाकिस्तान है, तो उसको कशवंत सिंह ने लिखा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन द बोगरा फार्मूला द प्रोपोज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाज नेम्ड। द हाउस ऑफ पीपल कहते हैं बोगरा फार्मूले के जो है उसके तहत जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको नाम कहते हैं द हाउस ऑफ पीपल। उसे हम क्या नाम देते हैं, द हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द फॉरेन लेनिन प्राइज वाज अवार्डेड टू। लेनिन प्राइज़ किसको दिया गया था, तो फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन प्राइज़ दिया गया। तो फैज़ अहमद फैज़ के बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि लेनिन प्राइज़ कब दिया गया था। ये 1962 में, और किसने दिया था, रशिया ने दिया था। रशिया का लेनिन प्राइज़ है फैज़ अहमद फैज़ को। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में आपने याद रखना है 1911 में पैदा हुए, 1984 में इनकी डेथ हुई थी। ये उर्दू और पंजाबी दोनों पोएट हैं। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में एक तो सवाल आता है कि कौन से पंजाबी पोएट के ये दोस्त थे, तो मुनीर नियाज़ी के ये दोस्त थे। लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस में भी फैज़ अहमद फैज़ का नाम है। रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस जिसमें लियाकत अली खान की 16 अक्टूबर 1951 को डेथ होती है, उनको गोली मार दी जाती है लियाकत बाग में, ठीक है। उसमें कौन कौन से बंदे शामिल थे, एक फैज़ अहमद फैज़ और एक जनरल अकबर ख़ान। इनके दो नाम शामिल हैं कि ये कंस्पायरेसी में शामिल थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ लियाकत अली ख़ान। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ के बारे में आपने याद रखना है, इसकी बुक्स के बारे में पूछा जाता है। नुस्ख़ा वफ़ा, दश्ते सबा, नक्श फरियादी, जिंदान दामा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, शाम शहर यारा, सरवादिए सीना। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ के बारे में आपने याद रखना है, इसकी जो मशहूर है गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले चले बेआ हो के अब गुलशन का कारोबार चले, हम देखेंगे लाजिम है कि हम देखेंगे। फिर एक मशहूर जो सिलेबस का हिस्सा भी है 9th 10th आई थिंक, न गवाओ नावा के नीम कश दिल रेजा रेजा गंवा दिया, जो बचे थे संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया, मेरे चार अगर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया।
जो रुके तो कोई गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। फिर बहुत ही मशहूर जो गज़ल है, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। इसका एक बड़ा मशहूर शेर है कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर ने यूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। ये मशहूर फैज़ अहमद फैज़ की गज़लें लाज़िम है कि हम देखेंगे, ये भी बड़ी मशहूर सी गज़ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज अपॉइंटेड एज, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजीबुर रहमान प्रेजेंटेड हिज 6 पॉइंट इन 1966 में आपने प्रेजेंट किए थे। शेख मुजीबुर रहमान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं। 16 अक्टूबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ और पाकिस्तान ने 1974 को बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, तो ये प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 177 के तहत। और करंट जो अगर पूछता है तो काजी फैज़ ईसा है करंट प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। करंट प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपने याद रखना है काजी फैज़ ईसा। इससे पहले उमर अत्याब बंदियाल थे। काजी फैज़ ईसा 17 सितंबर 2023 को ये बने हैं जी, और इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 25 अक्टूबर 2014 है। इसके अलावा फर्स्ट अगर पूछते हैं कि फर्स्ट जो चीफ जज है वो सुप्रीम कोर्ट की फ़ीमेल, तो वो आयशा मलिक हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे नुसरत हिलाली है। इसके अलावा पूछा जाता है फर्स्ट सिविल जज ऑफ हिंदू, तो वो है साइमन बदौनी। अगर फर्स्ट ब्लाइंड जज पूछते हैं तो वो है अलियास। तो इस तरह के आपने सवाल को याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट फ्रॉम द सीरीज़। तो सीरीज़ में नेक्स्ट कौन सा है? 11 के बाद 20 है, 20 के बाद 35 है, और 35 के बाद 56 है, और 56 के बाद 83 है। तो आप 11 में 9 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 में आप क्या करेंगे, 9 में फिर 6 ऐड कर देंगे, 15 बन जाएगा। 15 में आप ऐड करेंगे 6, यानी 20। 9 हो गया, 9 के बाद फिर 15, 15 के बाद फिर 61, 61 के बाद 35 के बाद आप ऐड करेंगे 21, 21 के बाद आप ऐड करेंगे 27, तो इस तरह 83 आएगा। 83 के बाद आप 31 ऐड कर देंगे। इस तरह आपने याद रखना है। 11 के बाद आप 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। फिर आप 20 में ऐड करेंगे 9 में 6 जमा करने के बाद 15, तो ये आ जाएगा 35। फिर आपने क्या करना है, 35 में 21 ऐड करेंगे। 9 के बाद हमने 6 जमा किया, 15 है, 15 के बाद 6 जमा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 21। 21 ऐड करने के बाद 21 ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 56। इस तरह आप 21 में फिर 6 ऐड करेंगे, फिर उससे आगे 6 ऐड करेंगे, इस तरह 116 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
22। नेक्स्ट हमारे पास कि इफ़ आउटपुट वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज देन ट्रांसफार्मर इज सेटअप ट्रांसफार्मर होता है। अगर आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो ग्रेटर हो इनपुट से तो सेटअप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वोल्टेज सिग्नल विच इज़ जनरेटेड बाय माइक्रोफोन इज कॉल्ड, उसको हम एनालॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस दैट इज हार्म्ड इन द एयर। थर्ड जो है ना वो आर्गॉन है। फर्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है सेकंड मोस्ट अबंडेंट। अगर पूछता है गैस तो 21% ऑक्सीजन होती है, और थर्ड नंबर पे आर्गॉन है। आर्गॉन को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, और 0.93% होती है। तो आपने याद रखना है फर्स्ट नाइट्रोजन है 78%, सेकंड ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद थर्ड जो गैस है वो 0.9% आर्गॉन है, ये इनर्ट गैस है। और नाइट्रोजन के बारे में आपने याद रखना कि ये चीज़ों को महफूज बनाने के लिए लेज़ के जो होते हैं लेज़ में यूज़ होती है, लेज़ के पैकेट में ये नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है। फ्लोरीन के बारे में सवाल आता है तो मोस्ट रिएक्टिव गैस कौन सी है, तो फ्लोरीन है। लाइटेस्ट गैस के बारे में अगर पूछता है तो वो हाइड्रोजन है, और इसके बाद लिथियम है और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम, और हाइड्रोजन चूँकि आग के साथ जल जाती है इसलिए गुब्बारों में कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो हीलियम यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है कि रेयर गैस अगर पूछता है तो ज़ीनॉन है। नेक्स्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, तो रेडियो वेव्स की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट है मोस्ट डेंजरस रेडिएशन अगर पूछता है तो वो अल्फा रेडिएशन होती है। सोलर एनर्जी इज रेडिएंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में होती है, ठीक है। और सोलर से हम कौन सा विटामिन हासिल करते हैं, तो विटामिन डी हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल इज कॉल्ड, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है हम उसे साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विटामिन के हवाले से तो कौन सा विटामिन हम यूज़ करते हैं, फिर कहता है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डेफिशिएंसी ऑफ। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसमें वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, वाइट प्लेटलेट्स, वो जो खून का लोथड़ा बनाते हैं वो लोथड़ा नहीं बना सकते, तो विटामिन के की कमी की वजह से ऐसा होता है, एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से। अब विटामिन को आपने याद रखना है, विटामिन को डिस्कवर किसने किया था, वो फंक ने किया था। दो तरह से विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में बी और सी होते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल में ए डी ई के, ये चार होते हैं, ए डी ई के, इनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, जबकि बी और सी को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। अब विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी की वजह से B1 है, उसकी वजह से बेरी की बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कुर्वी की बीमारी होती है, और विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड भी विटामिन सी को कहते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से आपने याद रखना है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी की वजह से, जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है। विटामिन डी B6 की कमी की वजह से एनीमिया होती है, जिसे खून की कमी कहते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन के हवाले से विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई को हम BT विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई की वजह से आपकी जो कलर है वो सफ़ेद होता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन ई ज़रूरी होता है। फीमेल के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये विटामिन के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट पेपर में वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच फ्यूल इज़ यूज्ड एज गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में हम एसिटाइलीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रम प्रिंटर इज बिलोंग्स टू विच
ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का ये हिस्सा होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिस्क व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर आते हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आते हैं। ये अपनी कैटेगरी याद रखनी है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट में इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट है कि मशीन लर्निंग इज़ ए वेब एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे कहते हैं AI जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक जो सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी ये शामिल है। नेक्स्ट है हाउ डू साइंटिस्ट नो दैट अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ मेटल। उनको कैसे पता चलता है कि जो अर्थ कोर है वो मेटल से बनी हुई है? तो डेंसिटी ऑफ सरफेस लेयर ऑफ अर्थ इज मच लेसर देन एवरेज डेंसिटी। जो सरफेस लेयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एवरेज डेंसिटी से। इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि जो अर्थ कोर है वो मेटल से बनी हुई। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेंटेनेंस ऑफ सोशल फर्टिलिटी विदाउट एडिटॉप ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इज ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी से कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि नैनो कंपोजिट मटेरियल आर यूजफुल इन गुड इंडस्ट्री एज दे प्रेजेंट पैकेज्ड फूड फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर। इनसे खुराक ख़राब हो जाती है, इससे बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास है 37 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त थी? तीन स्टेटमेंट दी हुई थी और चौथे में था ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट थी। पहली स्टेटमेंट में थी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी जिसे कहते हैं कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो इनको हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। अगर आ जाता है कि बॉडी को में कौन से विटामिन स्टोर नहीं कर सकते, उनमें ऑप्शन आ जाते हैं बी और सी आपने याद रखने, उनको हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जबकि फैट सॉल्युबल हमने बता दिए हैं एडीक। याद करने के लिए एडीक कवर यूज़ करते हैं ADEK, ठीक है। उनको हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। फिर कहता है कि बॉडी कैन ऑब्जर्व मोर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन देन रिक्वायर। तो जितने रिक्वायर होते हैं उससे ज़्यादा जो विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन उनको ये बॉडी ऑब्जर्व कर सकती है, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन को बॉडी ऑब्जर्व स्टोर नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट ग्लोबल एग्रीमेंट साइंड इन 2015 एम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिफोर 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 39 क्वेश्चन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ B3W इनिशिएटिव। B3W इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 में आपने याद रखना है ग्रुप ऑफ 7 1975 में ये बना था। 1975 में ग्रुप ऑफ 7 बना था। इसमें मेंबर आपने याद रखने हैं। इसका मकसद, इसमें मेंबर है US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, ठीक है। ये 7 मेंबर हैं, ठीक है। और इसका मकसद क्या था? ये इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीट्स पीरियडिकली टू एड्रेस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी इशूज। इंटरनेशनल इकोनॉमी और मॉनिटरी इशूज़ को एड्रेस करने के लिए ये वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं। G7 ग्रुप 7 इसमें याद रखना है US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा, और 1975 में बना था। अच्छा, इसमें पहले G8 थे। G8 में उन्होंने रशिया को जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया था 2014 में, क्योंकि रशिया ने क्रीमियम पे इलीगली एनेक्स कर लिया था, कंट्रोल संभाल लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि चाइना गेव अ पीस प्लान फॉर द यूक्रेन वॉर इन 2023। हाउ मैनी पॉइंट्स वर इंक्लूडेड इन चाइनाज पीस प्लान। तो चाइना के पीस प्लान में कितने पॉइंट शामिल थे जो कि यूक्रेन और रशिया जो वार हुई थी 2023 में उनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने दिए थे? वो आपने याद रखना है, वो थे 12। अब 12 के बारे में आपने याद रखना है कि 12 जब
इनसे आपके जहन में आए तो उससे रेलिवेंट आपके जहन में बहुत से सवाल आने चाहिए। 12 से आपने याद रखना है कि कितनी गज़वात का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, तो वो 12 गज़वात का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। इसके अलावा आपने याद रखना है 12 पेयर ऑफ रिब्स की तादाद कितनी है, तो वो है 12 इन द बॉडी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है उसमें 12 स्टार है, और 12 सितंबर को मॉर्निंग डे इन पाकिस्तान में मनाया गया था। और 12 जुलाई जो है 12 जुलाई उसको मलाला डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 12 को आपने याद रखना है। 12 क्या होते हैं? 12 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। इसके अलावा जोकब्स के सन यकूब के कितने बेटे थे? वो 12 थे। 12 गज़वात का कुरान मजीद में जिक्र है। तो 12 के हवाले से आपने याद रखना, 12 के हवाले से 12 गज़वात मेंशन इन होली कुरान। ठीक है, 12 जोकब्स सन्स, 12 इंचेस इन 1 फुट, 12 पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, 12 स्टार्स ऑन द फ्लैग ऑफ यूरोपीय यूनियन, 12 सितंबर एज मॉर्निंग डे इन पाकिस्तान, 12 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज मलाला डे। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच टर्म डिस्क्राइब्स द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर, दिस इंफॉर्मेशन एंड अदर मीन्स टू मैनिपुलेट एंड अंडरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कंट्री। एक टर्म यूज़ होती है जिसमें इंफॉर्मेशन को डिस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है ताकि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उन पे इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सकता है। उसको हम शार्प पावर कहते हैं। इसके मुकाबले में होती है सॉफ्ट पावर, जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रीज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर विदाउट रिजॉल्टिंग कोएसिव प्रेशर, यानी प्रेशर डाले बगैर अपने इन्फ्लुएंस से अगर आप किसी कंट्रीज़ के को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द नेशन, उसको हम एशिया पैसिफिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चाइना एंड सम अदर एशियन कंट्रीज। ये बैंक बना था जनवरी 2016 में और इसके मेंबर्स जो है ना वो 106 है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट डज I2U2 अलायंस स्टैंड फॉर, तो ये इंडिया, इसराइल, यूएसए और यूए के दरमियान एक अलायंस है जो कि अक्टूबर 2021 को सेटअप हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है G2 इज़ एन इंफॉर्मेट डिप्लोमेसी बिटवीन यूएसए एंड चाइना के दरमियान जो इंफॉर्मेट डिप्लोमेसी है उसको हम G2 कहते हैं। नेक्स्ट है कि विच कंट्री होस्टेड द रेगुलर मीटिंग ऑफ द SCO फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल इन 2023 में, इंडिया ने। और SCO G5 के नाम से बना था 1996 में, फिर 2001 में SCO बना था, पाकिस्तान ने उसको 2017 में ज्वाइन किया था और लेटेस्ट जुलाई में 2023 में ईरान ने इसको ज्वाइन किया। नेक्स्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, द रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। जी, सी पैक का हिस्सा है और जो कि 2023 को मंजूर हुआ था और 2015 में इस पर काम स्टार्ट हुआ था नवाज शरीफ और के दरमियान, और $46 बिलियन के एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेयर वाज द मेड इन चाइना 2015 स्ट्रेटेजिक प्लान इनिशिएटेड, तो 2020 में ये प्लान स्टार्ट हुआ है। फिर डिजिबूटी इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द माउथ ऑफ विच सी, तो रेड सी के में वाक़ है। फिर है द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के किस पार्ट का हिस्सा है, तो ईस्टर्न अफ्रीका को कहते हैं हॉर्न अफ्रीका। इसमें आपने याद रखना है डिजिबूटी, एरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ये 4 कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसको हम सोमाली पेनिनसुला भी कहते हैं। सोमालिया का कैपिटल पूछा जाए तो मोगडेशु है। ठीक है, इसके अलावा ये लार्जेस्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री, तो आपने याद रखना है इथोपिया है लार्जेस्ट कंट्री और लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। नेक्स्ट हमारे पास है
द साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फाइनली केम इन टू एंड। तो ये 30 जून 1977 में ये एंड हुई थी। उनको हम बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। सीटो कब बनी थी? 1955 को बनी थी और 30 जून 1977 को ये एंड हो गई थी, 8 सितंबर। ठीक है, और इसको हम बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। 1959 में इसको इराक ने लेफ्ट कर दिया था। फिर पाकिस्तान ने भी इसको 1968 में लेफ्ट किया। फिर फ्रांस भी फ्रांस ने इसको छोड़ दिया फाइनेंशियल सपोर्ट 1975 में, और एंड पे ये 13 जून 1977 को ये एंड हो गई थी। ठीक है, ये बनी कब थी? फरवरी 1955 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। 30 जून 1977 को ये एंड हो गई थी। तो ये साउथ एशियन ट्रीटी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह एक नई वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।